नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी तथ्य और फैक्ट होंगे वो भी मैं सारे आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, नो स्किप, ठीक है, नो स्टॉप। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर बताएं। और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें गलत है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये बहुत ही अच्छा जो चल रहा है अर्थव्यवस्था में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो पंचवर्षीय योजना है इनसे सवाल ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से कि आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने कुछ बता दिया था, लेकिन शुरू से मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी क्या कि 1951 से छप्पन थी। कृषि के लिए थी। ये क्या थी, किस पे आधारित थी? ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ये कृषि पे आधारित थी और नीचे से ऊपर की ओर थी। दूसरी जो थी वो क्या थी, तीव्र औद्योगिकरण। किस पे? 1956 से 1961 तक के इसका अवधिकाल था। और ये इसको प्राथमिकता दी गई थी कौन सी? औद्योगिकरण के लिए। और ये ऊपर से नीचे की ओर थी। चलिए अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इसमें क्या था, मैंने जैसे बताया था आपको, यह पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पे आधारित है। सबसे पहले मैं इसका कार्यकाल लिख देता हूँ। कार्यकाल था इसका 56 से वो स्टार्ट हुई थी, तो ये थी 61 से 66 तक, 1961 से 66 तक, ठीक है, इसका कार्यकाल था। और ये किस पे आधारित थी? स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये स्पूत बांध जो थे, जैसे स्पूत बांध पे आत्मनिर्भर थी। इस योजना में प्राथमिकता तथा इस योजना थी, इस योजना में बताया था जैसे प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों ही शामिल थे, ठीक है। इस योजना के द्वारा 1962 आपको बताया था जैसे मैंने कि इस योजना में जो युद्ध हुआ था 1962 में, किसका? चीन और भारत और चीन का। और 1965 में भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। तो काफ़ी महामारी हो गई थी जिससे कि और इस योजना को बहुत ही प्रॉब्लम हुई, जिससे ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। जो शुरुआत हुई थी फिर से वो वापस से नीचे गिर गई थी और हमें बहुत ही कमियां महसूस हुई थी। इसमें खाद्यान्न की कमी बहुत ही ज़्यादा खली हुई थी उस टाइम पे। तो आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था इसमें क्या 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था किसका? भारत और चीन। और 1965 में भारत और पाकिस्तान का। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आगे बताया था आपको कि इस योजना के दौरान 1964 में दो बैंकों की स्थापना की गई थी। एक यूटीआई, यूनिट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, और आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनमें बड़े उद्योगों को ऋण देने के लिए क्या बनाई गई थी? आईडीबीआई। जो आईडीबीआई थी वो किनको बनाई गई थी? बड़े उद्योगों को। और जो सीडबी थी वो छोटे उद्योगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी दौरान भारत में खाद्यान्न की समस्या क्या हो गई थी? बहुत ही, जैसा बताया था पहले मैंने कि खाद्यान्न की समस्या बहुत ही आगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, खाने के लिए कमी पड़ गई थी। तो हमें आगे चल के क्या हुई? एफडीआई की स्थापना करनी पड़ी। एफडीआई की स्थापना किस लिए करनी पड़ी? कि किसानों को जो किसान जब कोई जो जैसे कि गेहूं है, अनाज है, उसके लिए अच्छा उनको क्या दिया जाए? पैसा दिया जाए, जिससे कि और वो हमारे जो खाद्यान्न की समस्या वो खत्म हो, ठीक है। उसके लिए किसानों ने क्या किया?
एक आयोग, किसानों के लिए एक आयोग बनाया गया सरकार द्वारा, जिसे कहा कहा जाता है एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में उत्पादों की वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन भारत के पास जो वस्तु तथा उत्पादन नहीं थे, उनको भारत ने आयात करना चाहा और क्या किया उसने, तथा अपने उत्पादों को क्या किया, देखो कोई चीज़ आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। ठीक है, तो भारत को कमी हो गई थी, इस वजह से भारत ने क्या की, आयात करनी चाहे, लेकिन उसके बदले में तो निर्यात तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब हम किसी को कुछ देंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, तो ऐसे ही भारत ने क्या किया, दूसरे देशों को निर्यात किया और वहाँ से आयात किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आयात करने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा की क्या थी, आवश्यकता थी। आयात करने के लिए भारत को क्या थी, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी। बट क्या था कि इसके लिए इस मुद्रा का अर्थ यह था कि इस मुद्रा की आवश्यकता एकत्रित करने के लिए, अर्थात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रथम बार 1964 में क्या किया गया, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन मैं बताऊंगा आपको। अवमूल्यन जो होता है, अवमूल्यन क्या होता है, देखिए अवमूल्यन बताऊंगा मैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी देश की मुद्रा को क्या दिया जाता है, बढ़ावा। अब देखिए, खाद्यान्न की कमी हो गई, ठीक है, हमें क्या करना था, आयात और निर्यात भी करना पड़ता, तो इसके लिए हमें किसी विदेशी मुद्रा को क्या देनी पड़ती थी, अहमियत ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो जैसे इसका मैं डेफिनेशन दूँ, जब किसी देश की मुद्रा को बढ़ावा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, अवमूल्यन। ठीक है, कहते, आप इसको नोट कर सकते हैं कि अवमूल्यन क्या होता है, जब किसी देश की मुद्रा को बढ़ावा दिया जाए उसे अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एफडीआई, दोस्तों एफडीआई ये क्या होता है, इसको अगर हम लिखेंगे तो फॉरेन, यानी फॉरेन आउट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये होता है इसकी फुल फॉर्म। अब इसको कहेंगे हिंदी में अगर लेके चलेंगे तो इसको निवेश कहेंगे, निवेश। ठीक है, अब निवेश क्या होता है, देखिए जब किसी इकाई में पैसा लगाया जाता है, जैसे मैंने इकाइयाँ बताई थी, बड़ी बड़ी इकाइयाँ जो थी, ठीक है, 3 बताई थी मैंने, राउरकेला, ठीक है, उन बताई थी मैंने, उसको आप देखिए पीछे। तो निवेश जो होता है किसी इकाई, मतलब जब किसी इकाई में पैसा लगाया जाता है तो उसे निवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या होती है, जब किसी इकाई में पैसा लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निवेश। ठीक है, अब निवेश भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, पूंजीगत निवेश। ये 2 तरह के होते हैं, पूंजीगत और दूसरा गैर पूंजीगत। ठीक है, अब देखिए पूंजीगत और गैर पूंजीगत क्या होते हैं। जब निवेश को इस प्रकार किया जाता है कि बाद में उससे लगातार लाभ प्राप्त किया जा सके। क्या होता है, देखिए कि जब कोई, जैसे हमने बिल्डिंग बना ली और बिल्डिंग में जैसे हमने कोई स्कूल खोल लिया, हॉस्पिटल बना लिया, ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया,
पूंजी अपनी लगाई, मतलब अपना पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद इससे क्या हुआ कि हमें इसका रेंट मिलेगा, ठीक है, हमें इसका रेंट भी मिलेगा। इसमें जो खर्चा आएगा वो उससे हमारे लगाने से कम ही होगा, क्योंकि हमें इससे क्या मिलेगा, पैसा, हमें हमारे पास इससे क्या आएगी, पूंजी होगी, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल में दे दूं, ये देखिए पूंजीगत निवेश क्या होता है, जब निवेश को इस प्रकार किया जाता है कि बाद में उससे क्या हो, पैसा मिले, यानी लाभ प्राप्त हो। इसमें क्या होता है, लाभ प्राप्त। कैसे होता है लाभ प्राप्त, इसमें लाभ प्राप्त जो होता है वो होता है जैसे स्कूल बनवाना, जैसे स्कूल बनवाना, स्कूल से होता है हमें लाभ प्राप्त, हॉस्पिटल से होता है, अस्पताल लिख देता हूँ, अस्पताल, तो ये क्या देते रहते हैं, हमें पैसा देते रहते हैं, स्कूल भी हमें पैसा देते तो और अस्पताल भी पैसा देता है, और फैक्ट्री लगाना, ठीक है, इत्यादि पूंजीगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पूंजीगत निवेश। आगे चलते हैं कि गैर पूंजीगत क्या होते हैं। ऐसे मतलब जैसे कि जब पूंजी के इस तरह निवेश किया जाता है कि उससे कोई लाभ प्राप्त ना हो। देखिए पूंजीगत में क्या होता है, लाभ प्राप्त, और गैर पूंजीगत में हमें कोई लाभ प्राप्त ना हो। जैसे कि हमने क्या किया, मकान बनवा लिया, ठीक है, मकान से हमें क्या होगा, पूंजी में आएगी, नहीं आएगी ना। एसी लगवा लिया, क्या हमें पूंजी आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो गैर पूंजीगत में क्या, लाभ ना हो, लाभ प्राप्त ना हो। ये मैंने इसके एग्जाम्पल दिए थे, इजी और इसका इजी, जैसे मकान, मकान बनवाना, ठीक है, एसी लगवाना, एसी लगवाना, ये हमें कभी क्या नहीं देते, लाभ नहीं देते, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको मैं ले चलता हूँ कि ये तो हो गया, देखो अमूल्य, मैं बता देता हूँ अमूल्य क्या हो, जब किसी देश की मुद्रा को बढ़ावा दिया जाता है तो दूसरे अमूल्य कहते हैं। और FDI फंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फंड में विदेश में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको कहते हैं जब किसी में पैसा, जब किसी क्या होता है, जब किसी देश की मुद्रा में निवेश होता है, कि जब किसी इकाई में पैसा लगाया जाता है, जब किसी इकाई में इकाई में पैसा लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निवेश। वो दो तरीके के होते हैं, पूंजीगत और गैर पूंजीगत। पूंजीगत क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, इसमें क्या होता है, स्कूल अस्पताल ले जाएंगे, और गैर पूंजीगत में लाभ प्राप्त ना हो, ऐसे एसी और क्या, मकान बनवाना, ठीक है। आगे चलता हूँ, तो हो गया था अवमूल्यन। आगे चलेंगे हम, उसमें आगे जब चलेंगे तो इसमें होगा हमारा निवेश, सॉरी विनिवेश। अब विनिवेश क्या होता है, देखिए विनिवेश, जब किसी इकाई का सरकारीकरण से निजीकरण कर दिया जाता है, जब किसी इकाई का क्या कर दिया जाता है, सरकारीकरण से निजीकरण कर दिया जाता है, तो उस या इस इकाई में सरकारी सहभागिता को कम करके निजीकरण कर दिया जाता है, ठीक है, या निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। जब सरकार अपनी इकाइयों को कुछ हद तक या पूरा बेचकर पैसा उगाती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब किसी इकाई का सरकारीकरण से निजीकरण कर दिया जाता है, या इसी इकाई में सरकारी सहभागिता को कम करके निजीकरण को बढ़ावा देना, या जब सरकार अपनी इकाइयों को कुछ हद तक या पूरा बेचकर पैसा उगाई करती है तो उसे विनिवेश कहते हैं, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा लिख देता हूँ इसका, जब किसी इकाई का सरकारीकरण से निजीकरण कर दिया जाता है, ठीक है।
ये होता है विनिवेश। आगे बात करते हैं हम एफडीआई की। देखिए एफडीआई को एक बार फिर से बताता हूँ मैं। एफडीआई क्या होता है कि जब किसी अन्य देश के द्वारा, एफडीआई एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि विनिवेश में एफडीआई आती है। तो एफडीआई जैसे मैंने बताया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब किसी इकाई में पैसा लगाया जाता है तो उससे निवेश कहते हैं, ठीक है। और एफडीआई जो होती है उसे भी निवेश कहते हैं जब किसी इकाई, जब किसी अन्य देश के द्वारा किसी देश में डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से, क्या किस रूप से, डायरेक्ट पैसा क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के उपक्रमों को बढ़ावा, उपक्रमों को या इकाइयों को पूंजी निवेश किया जाता है। तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इससे निवेश की हद तक रुपए की परिवर्तनीयता पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश में आधारभूत संरचना का विकास होता है, रोजगार की बड़ी मात्रा में सृजित होता है, तो उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ते दामों पर प्राप्त हो जाती हैं। देखिए क्या होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश में आधारभूत संरचना का विकास होता है, रोजगार की इस बड़ी मात्रा में सृजित होता है, तो उपभोक्ता को वस्तुएं सस्ते दामों पर प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं तो क्या होता है, देश में क्या होता है कि उद्योगपति जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, उद्योगपतियों में, उद्योगपति आप समझते हो, उद्योगपतियों में प्रतिस्पर्धा, उद्योगपतियों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, ठीक है। और अर्थात देश में सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो देश सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ोतरी होती है तो विकासशील से विकसित की ओर ले जाती है। जो हमें कहाँ ले जाती है, विकासशील से विकसित की ओर, विकसित की ओर, ठीक है। अब आगे जो आएगा आपका चैप्टर वो होगा वो था कि ये था हरित क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति क्या थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। क्या रहा, योजना अवकाश क्यों रहा, जो आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन का युद्ध, ठीक है, इस वजह से क्या रहा, योजना अवकाश रहा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या थी, खाद्यान्न की समस्या बहुत हो गई थी, ठीक है, और सूखा पड़ना, साथ में युद्ध था। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सूखा पड़ना और युद्ध, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या थी हरित क्रांति के टाइम। तो इसी दौरान भारत अमेरिका से क्या लेने गया, गेहूं मांगने गया। देखिए अब क्या होता है, भारत जो है, जैसे बताया था आज निर्यात के लिए बात हो रही थी, खाद्यान्न की समस्या हो गई थी, तो खाद्यान्न की समस्या है तो हमें मांगने जाना पड़ा, कहाँ पे, अमेरिका। तो भारत कहाँ गया, अमेरिका, भारत अमेरिका गया, भारत क्या मांगने गया, भारत गेहूं मांगने कहाँ गया, अमेरिका गया, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है कि 1966 से 67 में भारतीय अर्थशास्त्री थे, वो थे स्वामीनाथन। कौन थे, स्वामीनाथन, ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है।
ये अमेरिका की जो क्रांति थी, हरित क्रांति, उससे बहुत प्रभावित हुए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रभावित होकर क्या किया, भारत में भी हरित क्रांति के लिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो हरित क्रांति थी अमेरिका की, उससे बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया कि वहाँ से हरित क्रांति लाने का प्रयास किया और प्रभावित हो चुके थे। तो इसको क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है कौन, हमारे स्वामीनाथन, डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जब ये सारी पंचवर्षीय योजना हो जाएंगी तब आपको बताना है क्वेश्चन, और मैं तो फिर बताऊंगा ही बाद में। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये भारत के हरित क्रांति के जनक थे, ये क्या थे, भारत के हरित क्रांति के, ठीक है, भारत के हरित क्रांति के जनक थे। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे विश्व के, देखिए विश्व के लिख देता हूँ, विश्व के जो थे वो थे ऐसे कुछ नाम था, नॉर्मन बोरलंग, ऐसे कुछ नाम था दोस्तों। ये थे विश्व के हरित क्रांति के जनक, ठीक है, विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलंग, ठीक है। हरित क्रांति के दौरान भारत में उन्नत किस्म की हाइब्रिड बीजों, ठीक है, उन्नत किस्म की हाइब्रिड बीजों, भारत में उन्नत किस्म की हाइब्रिड बीजों का रासायनिक खादों, सिंचाई संयंत्रों ठीक है। और आगे बात होती है तो क्या होते हैं, देखिए हाइब्रिड बीजों, सिंचाई संयंत्रों भारत में, ठीक है। और जब आगे चलते हैं तो इत्यादि की मात्रा बहुत ही प्रयोग किया जाता था उस टाइम पे, ठीक है, जिससे उत्तर भारत में क्या था, खासकर उत्तर प्रदेश में, खासकर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, यूपी में क्या थी, यूपी, पंजाब तथा उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा गेहूँ यहीं पे होता था पहले भी, अब तो अभी भी होता है, और मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, ठीक है, में इसका बड़ी मात्रा में प्रभाव दिखाई दिया, ठीक है, इसका हरित क्रांति का, हाइब्रिड बीज, सिंचाई विभाग, सिंचाई संयंत्र, खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तरी मध्य प्रदेश में इसका क्या दिखाई दिया, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया, ठीक है, बड़ी मात्रा में। हरित क्रांति का सर्वाधिक असर जो है गेहूं मक्का फसलों पर पड़ा, किस पे, गेहूं और मक्का, गेहूं हो गया और मक्का पे, की फसलों पर इसका क्या पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव, ठीक है। और सबसे कम जो प्रभाव पड़ा था वो दलहनी और तिलहनी पर पड़ा था, किस पे, देखिए सबसे ज्यादा फसलों पर, सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ा, मक्का की फसलों पर, मक्का और गेहूं, ठीक है, मक्का की फसलों पर सबसे कम, दलहन और तिलहन, ठीक है, तिलहन पर इसका क्या पड़ा, फसलों पर प्रभाव बड़ी मात्रा में। और खाद्यान्न भंडार, तो इससे क्या हुआ, बड़ी मात्रा में क्या हुए, खाद्यान्न भंडार हमारे भारत में उपस्थित हो गए, जिससे क्या हुआ, देखिए शुरू से लेके चलते हैं, हरित क्रांति क्या थी। अब हरित क्रांति तो उससे क्या थी, 1966 से 1969 तक यूनियन आपका था, क्यों था, क्योंकि सूखा पड़ा था, युद्ध हुआ था, ठीक है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन का, विश्व के, देखिए भारत के जो हरित क्रांति जनक थे उनका नाम था डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। और भारत क्या किया गया था, जब हमारे पास गेहूं नहीं थी, खाद्यान्न की समस्या हुई थी, भारत किसके पास गया था, अमेरिका के पास, क्या लेने, गेहूं की, खाद्यान्न के लिए गेहूं मांगने गया था, ठीक है। इसी के साथ
जब हरित क्रांति की बात होती है तो हरित क्रांति जनक जैसे हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन है, तो विश्व के भी कोई होंगे, तो विश्व के कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जो विश्व के थे। और आगे चलते हैं, इसी योजना में क्या हुआ हरित क्रांति में, तो हमें भारत में हमारे जो पंजाब, उत्तरी उत्तर प्रदेश जो थे, वहाँ सबसे ज़्यादा हाइब्रिड बीजों की सिंचाई संयंत्रों की, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मक्का की और गेहूँ की फसलें हुई, और सबसे कम किसकी? दलहन और तिलहन। इससे क्या हुआ? हमारे देश में क्या हुआ? खाद्यान्न का समस्या जो थी खत्म हो गई, और हमारे देश में खाद्यान्न भंडार उपस्थित हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जब चलेंगे 1970 में भारत में दूध से संबंधित, देखिए हरित क्रांति में आ जाएगा दूध से संबंधित श्वेत क्रांति भी की गई थी। इसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे दूध से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति जो थी, श्वेत क्रांति, आप इसको याद कर सकते हैं। श्वेत यानी सफेद होता है, श्वेत दूध कैसा होता है? सफेद, तो इसको क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, ठीक है। क्या होता है कि भारत में दूध से संबंधित जो श्वेत क्रांति थी, इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है जो वो हो जाता है वर्गीस कुरियन को। श्रेय जाता है किसको? वर्गीस कुरियन, ऐसे कुछ नाम था, ऐसे कुछ नहीं, यही नाम था हुआ, ठीक है। वर्गीस कुरियन को जाता है। भारत जो और भारत तब से अब तक दूध का, देखिए उस समय से श्वेत क्रांति जब हमारे देश में आई थी हरित क्रांति के बाद, तो 1970 में, कब आई थी? 1970 में। 1970 में, तब से 1970 के बाद से आज तक भारत हमारे दूध उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश है। सबसे यानी फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे अग्रणीय देश हमारा भारत है। चलिए, ये खत्म होती है क्या? हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो शेष रह गई थी, मैंने बता दी आपको, रिवीजन भी करवा दिया उसको पहले से। अब आगे चलते हैं हम। अब आएगी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना, ये इसका कार्यकाल था 1969 से 74 तक। 1969 से 74 तक, ठीक है। इससे संबंध थी बेरोजगारी या रोजगारी से, ठीक है। स्वावलंबी रोजगारी से नहीं थी, ये थी स्वावलंबी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए, ये थी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बताऊंगा निर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय 1969 से 74 तक चली, और इस पर किससे संबंधित थी? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति से, ठीक है। अब बात होती है चौथी पंचवर्षीय योजना में कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो था वो था कि आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता था, ठीक है। जैसे बताया आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इस योजना के दौरान 1969 में, कब? 1969 स्टार्टिंग में होती। 1969 में क्या किया गया? 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आगे होती है बात किसकी? इस योजना का प्रारूप, योजना आयोग उपाध्यक्ष थे। देखिए योजना आयोग के क्या होते थे? अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ठीक है। जो प्रारूप तैयार किया था इसका,
वो किसने किया था? वो थे हमारे डॉक्टर गार्गिल। डॉक्टर गार्गिल ने तैयार किया था। ठीक है, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर गार्गिल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इस योजना के दौरान 1974 में 1974 में क्या हुआ था कि प्रथम बार, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रथम बार जो भूमिगत क्या, प्रथम बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो हुआ था, कब हुआ था? 1974 में। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। और इसका एक नाम भी रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ये बताता हूँ, ये कहाँ हुआ था? ये पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। 1974 में क्या हुआ था? नाभिकीय, इसी योजना के दौरान नाभिकीय परीक्षण हुआ था, और जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, कहाँ हुआ था? जगह राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, और 2 बार हुआ था, एक 1957 में भी शायद हुआ था, कंफर्म डेट याद नहीं है मुझे अभी। ठीक है, तो क्या हुआ था 1974 में, इसी दौरान क्या हुआ था? नाभिकीय परीक्षण नाम इसका रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। जगह थी राजस्थान पोखरण में। स्माइलिंग, अब नाभिकीय परीक्षण यानी जमीन में परीक्षण किया गया था इन्होंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसी योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ। इसी योजना के दौरान क्या हुआ? परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, परिवार नियोजन क्या हो? कार्यक्रम लागू किया गया। इस योजना के दौरान 1963 और 74 में सूखा प्रभाव कार्यक्रम भी लागू हुआ, सूखा प्रणव कार्यक्रम। इस योजना के दौरान क्या हुआ? फिर सूखा प्रणव कार्यक्रम। इसी योजना के दौरान क्या हुआ? सूखा प्रणव कार्यक्रम भी लागू हुआ, प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 1963 से 74 के बीच हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं बताऊंगा आपको। इसमें शुरू से ही बता देता हूँ कि पंच योजना क्या थी। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग कि 1969-74 तक प्रारंभ हुई। उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर था। ठीक है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? भारत आत्मनिर्भर हो गया था, और उसमें आत्मनिर्भर होने के बाद उसने क्या किया? 1969 में 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसका जो प्रारूप था वो डॉक्टर गार्गिल ने प्रस्तुत किया था। 1974 में नाभिकीय परीक्षण हुआ था, इसमें नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जगह थी राजस्थान के पोखरण में, और इसमें कुछ योजनाएं चलाई गई थी, परिवार नियोजन योजना, और 1973-74 में सूखा प्रणव कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसी के साथ ये पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना आएगी, वो किससे संबंधित होगी? गरीबी उन्मूलन से। गरीबी उसका मेन और रोजगार सृजन जो था। ठीक है, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है? 1974 से 69। ठीक है, इसका ये टाइम पीरियड है। ये किस पे आधारित थी? जैसा कि आपको बताया कि गरीबी उन्मूलन पे आधारित थी। लिख देता हूँ।
जो थी गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ये किस पे आधारित थी? गरीबी उन्मूलन पे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो था डॉक्टर डीपी धर, मॉडल पे आधारित था। डॉक्टर डीपी डॉक्टर ऐसी कुछ था, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर डीपी धर मॉडल। डॉक्टर जो डी प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर डीपी धर ने प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, उसी के मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, उद्देश्य वही था, गरीबी उन्मूलन के साथ क्या था? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, आगे चलते हैं। इस दौरान 1974 में 1974 में क्या हुआ था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं। इसके तहत 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है, पता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ 2 अक्टूबर 1974 को क्या हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था उसको खोला गया, जिसको हम आरबीआई भी कह सकते हैं। आरबीआई, ठीक है, सॉरी आरआरबी, हाँ, आरआरबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1974 को क्या की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ठीक है, आगे चलते हैं। इस योजना के दौरान 1977 में 77 और 78 में, इस योजना के दौरान 1900 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1977 और 78, 1977 और 78 में क्या हुआ था कि काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम लागू हुआ था। क्या हुआ था? काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले, ठीक है, काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे चलते। इसी समय सर्वप्रथम राजस्थान में अन्योदय योजना की शुरुआत हुई। देखिए योजना है ये, ठीक है, एक और योजना थी इसी समय। कब? 1977 से 1969 तक क्या हुआ था कि एक और हुई थी, वो थी राजस्थान में अन्योदय योजना। कहाँ पे? राजस्थान, अन्योदय योजना, अन्योदय योजना, अन्योदय योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इस योजना को जो समय से पहले, देखिए ये योजना जो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, समय से पहले इसको समाप्त कर दिया। कब कर दिया गया था? 1978 में, 1978 में समय से पहले समाप्त, समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी दौरान जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। ठीक है, और वह गुडमान मिल्टन के
निर्देशानुसार पांचवी पंचवर्षीय योजना के समाप्त करके अनवरत योजना रोलिंग प्लान को प्रारंभ करती है। इस योजना के दौरान ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए उनको प्रशिक्षित करने के लिए ट्राइसेम नामक प्रारंभ करती है। इस योजना के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी चालू की जाती है। देखिए बताता हूँ अब क्या आती है इस योजना में, जो थी वो क्या कहते हैं उससे कि जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी की सरकार आती है और वह गुरुमाद किसके निर्देशानुसार थी, गुरुमाद मिल्टल ठीक है। इसके क्या थी, इसके निर्देशानुसार पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके, किसने समाप्त किया था, इसके अनुसार किया गया था, समाप्त किया गया था और समाप्त करके एक अनवरत योजना चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, अनवरत योजना, अनवरत योजना चलाई गई थी। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसे रोलिंग प्लान, यानी रोलिंग प्लान कमीशन को प्रारंभ करती है। इस योजना के दौरान ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने, इनको इस योजना में क्या हुआ, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का उद्देश्य था। ठीक है, उनको प्रशिक्षित करने का भी उद्देश्य था और इसीलिए इन्होंने एक ट्राइसेम नामक प्रारंभ योजना, इसी के दौरान इन्होंने एक और योजना शुरुआत की, ट्राइसेम योजना। ठीक है, ऐसी कुछ नाम था, उसको प्रारंभ किया। इस योजना के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को चालू की गई थी। ठीक है, क्या था, स्वर्ण जयंती। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। चलिए यहीं पे समाप्त होता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। एक और पॉइंट है, आप लिख सकते हैं कि 1980 में पुणे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इस योजना में 1980 में, इसके बाद जो हुआ था, मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1980 में जो कांग्रेस पार्टी थी फिर सत्ता में आ गई थी। ठीक है, और ये छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ होती है। ठीक है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे, अभी हम इसको बता देते। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या थी, ये 1974 में 74 से 69 तक चली और इसका आधार जो था वो गरीबी उन्मूलन था। ठीक है, और प्रारूप इसका तैयार किया था वो थे डॉक्टर डी.पी. धर। ठीक है, और 1974 में इन्होंने 74 में क्या होता, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम योजना चलाई थी। डॉक्टर 1974 में ही इन्होंने क्या किया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना की थी। और इसी दौरान 1969 में क्या हुआ था, काम के बदले अनाज की योजना चलाई थी और राजस्थान में एक अन्योदय योजना चलाई थी। ठीक है, 1978 में समय से पहले इसे समाप्त कर दिया गया था। जनता पार्टी की सरकार, गुरुमान मिल्टन। ठीक है, और अनवरत योजना इसी समय रोलिंग प्लान जैसे कहा था, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए। ठीक है, योजना चलाई गई, ट्राइसेम योजना भी चलाई गई, स्वर्ण जयंती योजना ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी समय चलाई गई थी, इस योजना में, पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबी थी। अब छठी पंचवर्षीय योजना है वो मैं आपको बताऊंगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए उससे पहले क्या रहेगा कि आपको ये दोबारा से वीडियो आप देख लेना जिसको समझ में ना आया हो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद।